नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस महीने यानी जुलाई में ही दो बड़े राष्ट्रीय गठबंधनों की बैठक होने वाली है। पहली बैठक हो रही है 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में और दूसरी बैठक हो रही है 18 जुलाई को दिल्ली में। पहली बैठक यूपीए की एक्सटेंडेड बैठक समझिए उसको, और दूसरी बैठक विस्तारित एनडीए की जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। एक गठबंधन 25 साल पहले बना था एनडीए का, दूसरा गठबंधन यूपीए का बना था 20 साल पहले। अब आप देखिए दोनों की परिस्थितियां देखिए, जिन परिस्थितियों में बना और आज जिन परिस्थितियों में उनका विस्तार करने की कोशिश हो रही है। 1998 में जब बीजेपी ने एनडीए बनाया था तब उसने मान लिया था कि विचारधारा को लेकर वो जितना आगे बढ़ सकती थी, ये लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनका बयान है, उनकी बात कह रहा हूँ कि विचारधारा पर आधारित किसी भी पार्टी या संगठन के विकास की एक सीमा होती है। और बीजेपी ने मान लिया था कि वो अगर अपनी विचारधारा को लेकर चलेगी तो इससे ज़्यादा सांसद वो नहीं ला सकती। 1996 में उसकी 161 सीटें आई थी और उसको सरकार बनाने 13 दिन की सरकार बनी, कोई समर्थन देने के लिए आया नहीं था अकाली दल, समता पार्टी और शिवसेना के अलावा। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाने का फैसला हुआ और इसके लिए बीजेपी ने एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया। और एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाते हुए उसने अपने 3 कोर इशू जो थे उनको अलग रख दिया, बैक बर्नर पर डाल दिया। उसमें था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करना और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तीनों को छोड़ दिया। सरकार बन गई 98 में, 99 में फिर चुनाव हुआ, फिर बन गई और 2004 तक चली। तो बीजेपी ने जो उस समय गठबंधन किया वो अपनी कमज़ोरी को, जो कमी थी, उसको पूरा करने के लिए। 2003-04 में जो गठबंधन बना यूपीए का, सोनिया गांधी ने बनाया, वो भी कांग्रेस की कमज़ोरी को पूरा करने के लिए। कांग्रेस को 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सिर्फ 7 सीटें ज़्यादा मिली थीं, लेकिन बीजेपी ने अपने गठबंधन को जो है चुनाव से पहले ही तोड़ा और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बाद अपना गठबंधन बनाया। ये फ़र्क दोनों पार्टियों में था। बीजेपी ने जो किया, ख़ासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सलाहकारों ने, उसकी कीमत आज तक बीजेपी चुका रही है। अगर डीएमके को जबरन एक तरह से जो है धक्का देकर एनडीए से न निकाला गया होता तो डीएमके आज भी शायद भाजपा के साथ होती और 2004 में फिर से सरकार बनी होती। लेकिन वो सब अतीत की बातें हैं, अब उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो अब नई परिस्थितियों में आ जाते हैं। कांग्रेस ने भी कमज़ोरी अपनी पूरी करने के लिए गठबंधन बनाया था। अब जो विस्तार, दोनों पार्टियां, एक की धुरी कांग्रेस पार्टी है, एक की धुरी भारतीय जनता पार्टी है, दोनों अपने गठबंधन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों की परिस्थितियों में फ़र्क देखिए, जो 25 साल या 20 साल पहले थी, दोनों कमज़ोर थी राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों को अपने बल पर बहुमत मिलने का भरोसा नहीं था, इसलिए गठबंधन बनाया। और जो जितनी सीटें मिली थी उनके आधार पर सरकार नहीं बन सकती थी, इसलिए गठबंधन बनाना पड़ा। आज की परिस्थिति, कांग्रेस वहीं पर खड़ी है, बल्कि कांग्रेस और पीछे खड़ी है जहां 2003-04 में थी। 2004 में उसको लोकसभा की 143 सीट्स पर जीत मिली थी। अब 2019 की बात करें तो कांग्रेस को 53 लोकसभा सीट्स मिली हैं। बीजेपी को 2004 में 136 लोकसभा सीट मिली थी, आज उसकी 303 है। तो एक और ज़्यादा कमज़ोरी पर पहुंच गई है, यानी कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी अपनी लोकप्रियता के, अपनी ताकत के शिखर पर है। 303 सीटें। 1984 में राजीव गांधी को जो 412 सीटें मिली थी, उसके बाद इतनी सीटें किसी पार्टी को कभी नहीं मिली। अब इन दो गठबंधनों की स्थिति को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से विस्तार कर रहा है और कौन पोजीशन ऑफ वीकनेस से अपना विस्तार कर रहा है। अब बेंगलुरु की बैठक की बात करते हैं। बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है, दरअसल जो पटना में बैठक हुई वो पहले शिमला में होने वाली थी। शिमला में क्यों होने वाली थी? सोनिया गांधी वहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। कांग्रेस को था कि अगर शिमला में बैठक होगी तो सोनिया गांधी भी आ सकती हैं।
लेकिन उसका दूसरा मकसद था जो अब बेंगलुरु में उसको पूरा करने की कोशिश होगी। तो पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक हो रही है और यहाँ पर 8 और पार्टियों को न्योता दिया गया। सभी केरल और तमिलनाडु की पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो पहले से कांग्रेस के साथ थी या कांग्रेस के गठबंधन के साथियों के साथ थी। तो इसलिए उसमें कोई नया जुड़ाव हो रहा हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है उसमें जो कांग्रेस या उसके गठबंधन के साथियों के साथ न रही हो। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हो रहा है एनडीए का, उसको देखिए। उसमें जो पार्टियां आ रही हैं उसमें उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, उसके अलावा जयंत चौधरी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। बिहार में आप देखें तो जीतन राम मांझी पहले ही आ चुके हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा तो पहले आ चुके हैं। अकाली दल का मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें कहा था बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए उम्मीद कम ही है। टीडीपी की उम्मीद ज़्यादा है कि टीडीपी शामिल होगी। जेडीएस जनता दल सेकुलर, उसके शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि कोई औपचारिक घोषणा अभी दोनों ओर से कोई हुई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी पार्टियां जुड़ रही हैं जो अभी उसके साथ नहीं हैं या जो पिछले चुनाव में उसके खिलाफ थी। एक बुनियादी अंतर इन दोनों गठबंधनों में ये है। लेकिन आप परिस्थिति देखिए, 2003-04 में जब कांग्रेस ने यूपीए बनाई थी तब किन लोगों ने मदद की थी कांग्रेस की? सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत, सीपीआई के महासचिव एबी बर्धन, लालू प्रसाद यादव, और 2004 में रिजल्ट आने के बाद जब लगा कि सरकार बन सकती है यूपीए की, तब वीपी सिंह, वो वीपी सिंह जो राजीव गांधी के खिलाफ अभियान चलाकर पार्टी से निकले, चुनाव लड़े, जीते, प्रधानमंत्री बने, वो सोनिया गांधी के समर्थन में आ गए। उसके अलावा कौन था? सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उनके आसपास जो सलाहकार थे गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी और अहमद पटेल। इसके अलावा राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में प्रणब मुखर्जी। आज इनमें से अंबिका सोनी और लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई साथ नहीं। कुछ लोग दुनिया में नहीं हैं, कुछ जो हैं वो साथ नहीं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता और बीमार, इस हालत में अब सोनिया गांधी और कांग्रेस के साथ हैं। तो उस समय का दृश्य, उस समय की जो कांग्रेस की ताकत थी, कांग्रेस के संगठन की भी ताकत थी, उससे आज की कांग्रेस की कोई तुलना नहीं हो सकती है। और बाकी की हालत देखिए, उद्धव ठाकरे का आपको मालूम है शिवसेना का क्या हाल हुआ, टूट चुकी है। शरद पवार जो इस पूरी कवायद के एक तरह से प्रणेता माने जा रहे थे, वो अपना टूटा हुआ घर आजकल देख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको फिर से खड़ा करें नहीं करें, अगर खड़ा करें तो कैसे उसको खड़ा करें। तो उनकी स्थिति ये है। उधर बिहार में नीतीश कुमार जो अघोषित कन्वीनर थे पटना की बैठक के, वो अपने संकट से जूझ रहे हैं। उनकी पार्टी पर संकट है, उनकी सरकार पर संकट है। ऐसे में वो बेंगलुरु पहुंचेंगे, किस मनस्थिति से पहुंचेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक और बात मैंने पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ, इस बैठक में सोनिया गांधी भी पहुँच रही है। अब सोनिया गांधी इस बैठक में क्यों जा रही है? बड़ी सीधी सी बात है, यूपीए के चेयरपर्सन हैं, उनको होना ही चाहिए ऐसी बैठक में। और वो चूँकि 2003-04 के यूपीए की आर्किटेक्ट रही हैं, इसलिए भी होना चाहिए। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन सोनिया गांधी जो सक्रिय राजनीति से एक तरह से किनारा कर चुकी हैं, पार्टी की डे टू डे एक्टिविटी से किनारा कर चुकी हैं, हालांकि उनका दखल अब भी रहता है, पूरा रहता है, वो बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने क्यों जा रही है? उसका बड़ा कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव घेरा चाहिए, जो प्रोवाइड करने के लिए सोनिया गांधी जा रही है। आपने पटना बैठक में देखा होगा जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने और बाकी कुछ दलों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि विपक्षी एकता के नेता राहुल गांधी होंगे। उसके बाद से जो कुछ हुआ, एनसीपी के लोगों का कहना है, अजीत पवार के गुट का, कि हमने पार्टी ही इसलिए तोड़ी कि शरद पवार जो है उन्होंने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। जेडीयू में घमासान इसलिए मचा है कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी इसी से बचना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है अब भी बीच में, हालांकि वो कुछ तय नहीं कर पाती है,
कांग्रेस हमेशा जो है दो मत में रहती है, हमेशा दो नावों की सवारी करती है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाए ना किया जाए, कभी करने की कोशिश करती है, कभी उससे पीछे हट जाती है। तो अब जो लग रहा है कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि इस संभावित गठबंधन और इस बैठक में ऐसी कई पार्टियां हैं जिनको राहुल गांधी के नेतृत्व से समस्या है। उनको शांत करने के लिए, उनको साथ बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी को उतारा गया है कि अगर सोनिया गांधी वहां मौजूद होंगी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं विपक्षी एकता को, ये संदेश नहीं जाएगा। तो कांग्रेस भी बचाना चाहती है, सोनिया गांधी तो जाहिर है बचाना ही चाहती हैं। तो राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको 19 साल बाद भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। किस लिए? लीडर के रूप में प्रोजेक्ट होने के लिए, कि वो उनको बचा कर रखा जाए, कि उनको लीडर के रूप में प्रोजेक्ट ना होने दिया जाए, लेकिन लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अब आप ये कांग्रेस की दुविधा समझिए, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ये किसी को पता न चले। अब ऐसा संभव है क्या? राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो सोनिया गांधी को बुलाने का मतलब है, सोनिया गांधी अगर वहाँ मौजूद होंगी, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, और अगर अरविंद केजरीवाल गए तो वो भी उस तरह से आक्रामक नहीं होंगे जिस तरह से राहुल गांधी के रहते हो रहे थे। उसके अलावा और कई पार्टियों को ये स्थिति ज़्यादा ठीक लगती है कि इस पूरे गठबंधन की बागडोर राहुल गांधी की बजाय सोनिया गांधी के हाथ में हो। और ये बता दें आपको कि कांग्रेस में भी बहुत से लोग हैं जिनको ये स्थिति ज़्यादा सूट करती है कि राहुल गांधी की बजाय सोनिया गांधी हों, लेकिन सोनिया गांधी इस गठबंधन को लीड नहीं करने जा रही हैं। न तो इस गठबंधन की मतलब अघोषित ही सही संयोजक की भूमिका में होंगी, न तो आर्किटेक्ट की भूमिका में होंगी, वो केवल राहुल गांधी की सहायक की भूमिका में होंगी। राहुल गांधी को हमलों से बचाने के लिए, राहुल गांधी के विरोधियों से और राहुल गांधी के अपने कार्यकलापों से उनकी रक्षा करने के लिए सोनिया गांधी वहाँ मौजूद रहेंगी। अब ये कदम कितना कारगर होगा पता नहीं, लेकिन कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से है कि राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से की घोषणा से पहले तक प्रोटेक्ट करके रखा जाए, क्योंकि उनको पूरा डर है कि अगर उससे पहले प्रोजेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो प्रोजेक्ट होने से पहले ही ध्वस्त हो जाए। और फिर प्रधानमंत्री ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा मुझे लगता है कि बेंगलुरु की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा होगा, और दिल्ली की बैठक का एजेंडा जो है वो 2024 का चुनाव कैसे पहले से ज़्यादा सीटें लेकर जीता जाए, इस पर होगा। ये बुनियादी फ़र्क है दोनों गठबंधनों में और दोनों गठबंधनों के उद्देश्य में। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।